मैम। हमारा आवाज आ रहा है बेटा आपको? वैशाली, आवाज क्लियर है? जी मैम। ओके, चलिए लेट अस नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को। धन्यवाद आपके प्रति, क्योंकि 7/22 से लिंक छोड़ी है और नहीं जुड़ पाते आप। 7:42 को हमने फिर से एक बार ग्रुप पर कैमरा निकाला और डाला कि एक भी 7:42 को एक भी लड़की नहीं है। धन्यवाद आपके प्रति, कम से कम आपके संस्कार आपके माता पिता ने दिए आपको कि जो लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं उनके प्रति आपने आदर सत्कार किया। धन्यवाद। क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप लोग जुड़ते क्यों नहीं हो? नहीं मैम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्यों नहीं जोड़ते हैं? पिछली बार भी पूरे सप्ताह भर हमने ऐसा ही किया, 3 दिन ऐसा ही कार्य किया, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार के दिन कंटिन्यूअसली राह देखते रहे, लिंक बनाते हैं, आपका वेट करते हैं, आप लोग जुड़ते नहीं हो। मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कुछ नहीं मैम। ठीक है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आप बताना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का विकास, यह हमारा एक पाठ्यक्रम चल रहा था और उसी का एक दूसरा प्रारूप जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं, षष्ठ सत्र के अंतर्गत यह इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी डाल चुके हैं, एक भी तासिका हमारी न हुई। 10 तारीख से हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तासिका न होने के कारण हम उसे स्टार्ट नहीं कर पाए। तो आज हम आपके सम्मुख वो रखना चाहेंगे जितना होता है। फिर कल की तासिका में भी आप यदि जुड़ते हो, अकेले ही जुड़ते हो तो कोई बात नहीं है। क्वांटिटी से प्यार नहीं, हमें क्वालिटी से प्यार है। आप यदि दिल से लेना चाहते हो तो अकेले भी जुड़ते हैं तो लेक्चर हमारा होगा, जरूर होगा। इसलिए विनम्र गुजारिश रहेगी आपसे कि भले और लड़कियां न जुड़ती हो तो आप भी जुड़ती हो तो हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू हम लोग ले सकते हैं। इन लैपटॉप को नहीं पढ़ा सकते बेटा, या लेक्चर्स का मायना मतलब केवल यूट्यूब की लिंक आप लोगों को छोड़ दी जाए तो उसमें मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की परिभाषाओं को आपसे परिभाषित करना है। भाषा विज्ञान के विविध अंग हो, अ, वो अंग कौन कौन से होते हैं उससे परिचित आपसे होना है, और भाषा विज्ञान की व्याकरण के साथ तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को देखना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमने भाषा की परिभाषा स्वरूप को देखा था, ठीक वैसे यहाँ पर हमें भाषा विज्ञान की परिभाषाओं को आपके सम्मुख रखना है। भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग जो होते हैं उनसे आपको परिचित होना है। दूसरा पॉइंट है भाषा विज्ञान तथा व्याकरण से तुलनात्मक अध्ययन, इसे भी आपको देखना होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है ध्वनि विज्ञान से संबंधित विविध मुद्दों से छात्रों को परिचित करवाना। मतलब देखिए, ध्वनि विज्ञान क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर एक फिगर होगी, ध्वनि यंत्र होगा, उसकी कार्य प्रणाली होगी, मतलब कैसे हम बोलते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की जो हमारी प्रविधि है बोलने की, कौन कौन से शारीरिक अवयव है जो साथ देते हैं बोलने में, है ना। जैसे जीवा है तो जीवा के माध्यम से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, ओष्ठ है तो प फ, है ना। तो फिर उसमें सहकारिता देने वाले कौन कौन से अवयव होते हैं, ये सारी आकृति के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट है रूप विज्ञान, जैसे अपन पद विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इनके संबंधित मुद्दों से आपको परिचित करवाना है। फिर पद के बाद वाक्य कैसे बनता है, फिर ये वाक्य विज्ञान की संबंधित जो चर्चा है विविध मुद्दों के साथ, उनका ज्ञान जो है उससे आपको परिचित करवाना है। उसके बाद आता है अर्थ विज्ञान, मतलब एक दृष्टि से यदि हम कहें कि भाषा कैसे बनती है,
है ना। तो भाषा बनते ध्वनियों से शब्द, अर्थात फिर बाद में पद, वाक्य, और फिर उस वाक्य में जो अर्थ निहित होता है उससे हमारी भाषा बनती है। तो एक ही शब्द में यदि कहा जाए तो भाषा के संदर्भित जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे संबंधित होने वाले पूरे विज्ञान को अध्ययन आप लोगों से करना और करवाना, यह हमारा और आपका पर्पस रहेगा, मूल प्रयोजन होगा। तो हम चलते हैं हमारे, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? जी मैम। हाँ। आगे बढ़े इकाई नंबर 1। आप देखिए जी मैम। हाँ, इकाई नंबर 1 में 2 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट है भाषा विज्ञान क्या है, ये आपको समझना होगा। जैसे आपने देखा कि भाषा या शब्द भाष्य धातु के उत्पत्ति से हुआ है, और भाषा का अर्थ होता है बोलना, उच्चारण करना, है ना। अब आपको देखना होगा इस तासिका में कि भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है, भाषा विज्ञान के अंग कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। मतलब देखिएगा कि इकाई नंबर 1 के अंतर्गत एक पॉइंट बनता है, सब पॉइंट बनता है भाषा विज्ञान की परिभाषा। अब परिभाषा केवल एक व्यक्ति की देकर नहीं होगी, आपको 5 या 10 लोगों की परिभाषाओं से परिभाषित करना होगा, उन्हें देखना होगा। सेकेंडली भाषा विज्ञान के अंग है, एक अंग तो है नहीं कि एक तासिका में बताया हो गया, इसके 5 मूलतः अंग होते हैं। अब वो क्या है, वो 4 यह है या 5 है या 3 है, तो यह आपको बाद में ही पता चलेगा। फिर भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना अब कैसे की जाती है। व्याकरण तो हर एक भाषा का अपना अपना होता है, तो भाषा विज्ञान का और व्याकरण का क्या ऐसा कांटेक्ट रहा, क्या ऐसा कनेक्शन रहा, ये भी आपको उस लेक्चर में पता चलेगा। मतलब भाषा विज्ञान की परिभाषा, स्वरूप, अंग, ध्वनि विज्ञान, तो इतने सारे पॉइंट्स को लेकर आपको पहली इकाई को प्रस्तुत होना है। उसी इकाई में हमारा दूसरा सब पॉइंट बनता है स्वन विज्ञान, जिसे हम ध्वनि विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ध्वनि विज्ञान किसे कहा जाता है, यदि भाषा विज्ञान का मूल अंग के रूप में हम ध्वनि विज्ञान को लेते हैं, स्वन विज्ञान को लेते, तो उसे भी तो कुछ न कुछ कहा जाएगा। स्वन विज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है, भाषा ध्वनि की परिभाषा क्या होती है, तो ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब हमारी उच्चारण का प्रक्रिया, जिसे हम एक आकृति के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, जिसमें ओष्ठ होगा, जिसमें कंठ होगा, है ना, जिसमें अलग अलग प्रकार की आपके अवयवों की रचना होगी, जिन रचनाओं के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये ध्वनि यंत्र है। इसके माध्यम से हम स्वर का उच्चारण करते हैं, इसके माध्यम से व्यंजन का उच्चारण करते हैं। क इस ध्वनि को तो अपन बोल लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से अभी तक हमने बोला था, अब आगे भी बोलते जा रहे, तो इन शब्दों का निर्माण कहाँ से आता है, कौन कौन से अवयव, कौन कौन से उपादान इसमें सहायता देते हैं। जिससे आपको पता होगा कि यदि छोटे बच्चा होता है, छोटे बच्चे की माँ उसे कहती है कि जाओ बेटा, पापा पापा बोलते हैं उस बच्चे को कि घर से अपनी मम्मी के पास से रस्सी लेके आओ, है ना। छोटा बच्चा तुतलाता हुआ मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी मम्मी पापा ने ना लस्सी मांगी। लेकिन मम्मी को पता है कि लस्सी का मतलब क्या है, वो एक ग्लास भर के लस्सी नहीं देती बच्चे के पास, बल्कि वह रस्सी का पूरा बंडल दे देती है। मतलब तय है कि जैसे जीवा की अपरिपक्वता के कारण छोटा बच्चा तुतलाता हुआ दिखाई देता है, तो ध्वनि यंत्र में इस प्रकार के कई अवयव होते हैं जो आपकी उच्चारण प्रक्रिया में सहायता देते हैं, और वही अवयवों का अध्ययन आपको इस तासिका में करना होगा कि ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली क्या है। आगे बढ़ते हैं ध्वनि वर्गीकरण के आधार। अब देखिएगा कि उसके भी अब बोलना सीख गए, बोलते हुए हमारे पास हम उच्चारण प्रक्रिया को आत्मसात कर गए। फिर स्थान के आधार पर, जैसे हमने अभी बताया आपको कि कंठ होता है हमारा, तालु होती है, जीवा होता है, जीवा होती है ना, तो दांत होते हैं। क्या इन सभी स्थान के कारण या
विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा हम किसी ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं। देखिएगा, ध्वनि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ध्वनि की यदि हम उच्चारणगत विशेषता को देखें ना, तो ध्वनि यानी क्या, आवाज है ना, ध्वनि यानी आवाज। फिर यह आवाज जैसे पका हुआ पेड़ पर का जो हम कहें फल होता है, उस फल के गिरने की जो आवाज है वो भी ध्वनि होती है। या हम कहें कि पत्थर को उठाया और बड़े से पानी में हमने डाल दिया, उसकी भी आवाज, वो भी ध्वनि हो सकती है। या घने अंधेरे रात में, अमावस की रात है, 2 बजे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और पैरों की जो आहट होती है वो भी ध्वनि की आवाज है। हॉर्न बजता है, वो भी ध्वनि की आवाज है। तो यहाँ पर उस ध्वनि की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उस ध्वनि की बात करेंगे जिससे शब्दों का निर्माण होता है ना, जिससे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ध्वनि का मतलब होता है स धन आ धन ग धन र। अब इन सारे ध्वनियों को यदि अपन मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होगा, शब्द तैयार होगा सागर। ओके, तो इस प्रकार की जो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों के साथ आने वाली उसकी कार्य प्रणाली, उसे हमें देखना होगा। फिर ये कार्य प्रणाली स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करवाती है। फिर ये स्वर और व्यंजन कहाँ से आते हैं, ध्वनि गुण क्या है, तो इन सब का अध्ययन आपको पहली इकाई में करना। इतना बड़ा टॉपिक है, देखिए आपका देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन यदि अपन स्टार्ट करते हैं तो ढेर सारी तासिकाएं इसमें चली जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी तासिका हमारी कहाँ और किस जगह पर चली गई। यह टॉपिक आपको समझ में आया बेटा? जी मैम, समझ में आया। आगे बढ़े हम। जी मैम। हाँ, अब देखिए पद विज्ञान। अब जैसे ध्वनि का निर्माण तो हमने कर दिया, अब हम आगे बढ़े कि शब्द क्या है। अब शब्द कैसे बढ़ते हैं, तो इन ध्वनियों से, जैसे हमने स धन आ धन ग धन र मतलब तैयार कर लिया ध्वनि, तो ध्वनि से तैयार हुआ शब्द सागर। नाथ यह शब्द न धन थ धन अ से नाथ नथ शब्द तैयार हुआ, लेकिन अ का आ बना दिए तो नाथ ये शब्द हो गए। तो इस प्रकार से शब्द क्या है, पद क्या है, और उन पदों का एक दूसरे के साथ कौन सा संबंध होता है। और जब ये वाक्य हम कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, है ना, तो इस वाक्य के अंतर्गत एक पद जुड़ा हुआ है। अब पद कौन सा है, संबंध क्या है इस पद में, तो इस पद के अंतर्गत शब्द संबंध है मारने का, कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब अर्थ क्या निकल रहा है, ये वाक्य कालातीत है, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मतलब देखिएगा कि यदि हम इस वाक्य का विपर्य का भाव जोड़ते हैं, तो इस वाक्य में हमें क्या दिखाई देगा कि राम ने रावण को बाण से मारा। कल भी वो यह वाक्य था, आपकी नानी ने, दादी ने यह वाक्य बताया था, मम्मी ने आपको ये वाक्य बताया। आगे चलकर आपके जो बच्चे होंगे, आप उनको भी यही वाक्य बताओ, क्योंकि ये वाक्य कालातीत है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि हमें इस वाक्य में विपर्य का भाव जोड़ना है, अर्थ न बदलते हुए, तो कैसा वो वाक्य बनाओगे बताओ? उलट पुलट करना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या बता पाओगे वैशाली आप? जी मैम। आप बता पाओगे? आप भी बता दो मैम। देखिए, हमारा वाक्य है राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य को हमें विपर्य की दृष्टि से देखना है। तो इस वाक्य में महत्वपूर्ण है ने, को, से।
को राम ने रावण को को बाण मारा, से बाण मारा। से मारा। ठीक है, अब इस वाक्य को हम विपर्य का भाव देते हैं तो कैसे वाक्य होगा? रावण को राम ने बाण से मारा। मतलब वाक्य की गहनता, वाक्य की अर्थ की महत्ता, वाक्य का मूलार्थ, वाक्य का लक्ष्यार्थ बिल्कुल नहीं बदल पा रहा है, लेकिन वाक्य बदल रहा है जरूर, है ना। वाक्य बदल रहा है, वाक्य में परिवर्तन जरूर आ रहा है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं है। क्लियर हो गए ना? तो यही संबंध तत्व और यही अर्थ तत्व आपको इसमें देखना है। संबंध तत्व के प्रकार जो होते हैं ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है इसी में वाक्य विज्ञान। अब देखिएगा कि जैसे हमने एक वाक्य बताया आपको, तो उस वाक्य की क्या परिभाषा होगी, क्या वाक्य की आवश्यकताएं होती हैं, और वाक्य का पदक्रम कितना महत्वपूर्ण होता है। वाक्य विभाजन और वाक्य विभाजन के आधार, फिर वह अग्र, फिर वह पश्च, उद्देश्य, विधेय तथा उपवाक्य, किन आधार पर हम कह सके कि वाक्य की परिभाषा है, किस आधार को हम वाक्य की आवश्यकताओं को बता सके, वाक्य के पदक्रम को आपके सम्मुख रख पाए, वाक्य का विभाजन कर पाए। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको वाक्य विभाजन इस टॉपिक के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत आपको देखनी है। यहां तक समझ में आया बेटा आपको? जी मैम, समझ में आया। ओके, अब हम थर्ड इकाई को स्टार्ट करते हैं, और हमारी थर्ड इकाई जो है वो है अर्थ विज्ञान। ठीक है, अब जी मैम, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा कि जैसे अर्थ विज्ञान से तात्पर्य है कि शब्द का और अर्थ का कोई ना कोई संबंध होता है, और होता ही है और होना भी चाहिए। जैसे यदि हमने आपको कहा कि इमली, तो इमली का नाम लेते ही क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। गधा, गधा इस शब्द को सुनते ही हमारे आंखों के सामने वो प्राणी आ जाता है कि उसके 4 पैर है, फिर वो उसकी जो अ, उस शब्द को बस केवल सुनते हैं तो उसका अर्थ हमारे समझ में आ जाता है ना। यदि आपको बताया कि सांप, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बताया भूत, डर लगता है। तो जैसा शब्द होता है उस शब्द के आधार पर ही उसका अर्थ डिपेंड करता है, उसका अर्थ संबंधित होता है। अर्थ पर क्या ऐसे भी शब्द होते हैं कि उसके अर्थ परिवर्तित हो सकते हैं? तो हाँ, होते हैं। अर्थ परिवर्तन का स्वरूप ये भी आपको देखना है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं वो भी आपको इस पॉइंट में देखना है, और अर्थ परिवर्तन के कारण। बल का अपसरण, मतलब कई बार आप लोग किसी पर बल देते हुए दिखाई देते हो, मतलब अल्प विराम, स्वल्प विराम की जहां पर बात करते हैं कि रोको, एक वाक्य है रोको, मत जाने दो, मतलब उसे रोको, मत जाने दो। अब दूसरा वाक्य है रोको मत, मत के आगे अपन रुक गए, रोको मत, जाने दो। तो दोनों वाक्यों में हमें जो डिस्टेंस दिखाई देता है, अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है, कि एक वाक्य में एक व्यक्ति कहना चाहता है कि उसे रोको, मत जाने दो। दूसरे वाक्य में वही व्यक्ति क्या कहता है? रोको मत, उसे जाने दो। मतलब देखिएगा, ये जो बल का अपसरण होता है, मतलब बल हम किस वाक शब्द पर देना चाहते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीढ़ी परिवर्तन, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे शब्दों में डिस्टेंस आता है, वैसे अर्थ में परिवर्तन होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है, के अनुसार हर व्यक्ति में परिवर्तन होता है, पीढ़ी में परिवर्तन होता है। तो यही परिवर्तन यहाँ पर भी दिखाई देता है। अन्य भाषाओं का प्रभाव, ये तो होना ही है, क्योंकि मनुष्य की यदि बात करते हैं और हमारी हिंदी की बात करते हैं, तो खास तौर पर हिंदी भाषी लोगों ने या हिंदी भाषा ने न जाने दक्कनी को, फारसी को, अरबी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को, कई सारे शब्दों को आत्मसात कर लिया। मतलब ये हम कहें कि हमारी भाषा की उदारता है कि कई भाषाओं का हमारे बीच में प्रभाव आ गया, और यही प्रभाव हमारी भाषा पर व्याकरण के रूप में भी आता हुआ दिखाई देता है।
वातावरण में परिवर्तन, जैसे वातावरण में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे बोलते समय भी शब्द में परिवर्तन हो जाता है, और शब्द में जब परिवर्तन होता है तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नम्रता प्रदर्शन, अब आपने कभी देखा होगा बहुत बड़ा बंगला होता है एक आध व्यक्ति का, और वो क्या कहता है, आइए हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है, ऐसे भी शब्द कहा जाते हैं, मतलब नम्रता का प्रदर्शन वो लोग करते हैं। अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग, मतलब कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसको अपन उच्चारित नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उसे हमें शोभनीय बनाना होता है। कैसे यह करोगे, या जब आपका लेक्चर होगा तब हम आपको बता ही देंगे कि यदि हम कहते हैं कि विधवा हो गए, मतलब किसी का देहांत हो गया, तो शांत हो गए या उसका सुहाग लूट लिया गया, इस प्रकार के जो अशोभन शब्द है उसके स्थान पर हम इस प्रकार शोभन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, मतलब ढेर सारे शब्द कहने से क्या होगा, बेटर होगा कि अपन एक ही शब्द का प्रयोग करते चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट उसी में है कि एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन होता है। ऐसा भी तो देखा जाता है कि शब्द एक होता है और उसके उस शब्द के प्रचलन दो रूपों में माने जाते हैं, मतलब शब्द एक और अर्थ दो। अब कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, दो कनक आ गए यहाँ पर, लेकिन दो कनक के शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा, मतलब विष, दोनों एक दूसरे के विरोध में। एक और वाक्य बताते, सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब वो क्या कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक नारी क्या कहती है कि मुझे सजना है, मतलब मुझे संवरना है, किसके लिए, तो मुझे सजना के लिए, मेरे साजन के लिए मुझे सजना है। तो ये जो दो शब्द है, सजना सजना, कनक कनक, तो इस प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन आप लोगों का पता नहीं है कितनी असावधानी है, या आपके कितनी उदासीनता है आपके विषय के प्रति, या टीचर्स के प्रति, या पता नहीं कॉलेज के प्रति क्या है आपके माइंड में, आई डोंट नो, बट यू नो दैट क्यों आप लोगों का वक्तव्य ऐसा होता है कि कोई लोग जुड़ते ही नहीं है। तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका है, व्यंग कसते हैं लोग, फिर व्यंग का भी अर्थ अलग हो जाता है। कई प्रकार के लोग अलंकारिकता का प्रयोग करते हैं, उसमें भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है, वस्तुओं का निर्माण करते हुए भी, और कई बार तो अज्ञानता से और असावधानी से भी कई शब्दों को उच्चारित किया जाता है ना, और उच्चारित करते समय अलग अलग प्रकार के जो शब्द असावधानी से या अज्ञानता से निकलते हैं, तो उससे भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको आपका जो सिलेबस है, 3 ही इकाइयां है, लगेगा आपको कि मैडम ये तो केवल 3 इकाइयां है, तो बेटा इस पाठ्यक्रम की उपलब्धियों को यदि आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा है। आपको दिखाई देगा कि बहुत कम है, लेकिन ये कम नहीं है बेटा, आपकी सोच के लिए, आपकी समझ के लिए बता दे कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। उसे आप अच्छे से देखो, पढ़ो, आत्मसात करो। और इस प्रकार से यदि आप अकेले भी डेली जुड़ते हैं तो मुझे क्वांटिटी से प्यार नहीं, मुझे क्वालिटी से प्यार है। एक व्यक्ति भी यदि जुड़ती है तो कम से कम हमारे सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। यदि आपकी इच्छा होती है तो कोई जुड़े या ना जुड़े, हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि जी मैम हम जुड़ेंगे। हो सके तो आप एक बार कॉलिंग करके देखिएगा, आपके दोस्त जो होंगे। किया था मैम कॉल मैंने, किनसे कॉल किया था बेटा? उजाला और कविता को। फिर क्या बोले वो? नहीं, कविता का लगा नहीं और उजाला का मतलब उठाया नहीं उसने। अच्छा, मंगला से बात होती है आपकी? नहीं नहीं, मंगला से। तो मंगला से भी बात करते रहो, विद्या से बात करो, जो भी जुड़ते हैं बेटा। एक आप देखिए, मॉर्निंग में कविता का नहीं लगा, उजाला ने नहीं उठाया, तो और एक दो बार आप ट्राई करके देखिएगा, बाकी के बच्चों को भी बताइएगा।
कि सिला, अब देखिए ये जो आज का आपका हुआ है ना, इसका लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कब मिलेगा इसकी गारंटी हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये अपलोडिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, और लैपटॉप का काम बच्चों को भी रहता है, दिन भर लैपटॉप बिजी होता है, जिस कारण हम लेक्चर तो ले पाते हैं आपके, लेकिन वो यूट्यूब पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसे यूट्यूब पर एक लेक्चर को छोड़ने के लिए कम से कम बताना चाहेंगे 60 मिनट्स लग जाते हैं। तो एक एक घंटा यदि एक एक लेक्चर्स को लग रहा है तो इतना समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे भी नहीं दे पाते और हम भी नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप लोगों की लेक्चर्स में ही आप लोग जुड़ते हैं तो बेटर होगा। आप लोग यूट्यूब के लिंक पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए कि लेक्चर होगा अलग से और आपको लिंक छोड़ दी जाएगी और लिंक में ही हम लोग एंजॉयमेंट कर लेंगे, तो ये बात यहाँ पर नहीं होगी। आप अकेले भी या और दो लोग भी जुड़ते हैं तो हमारा लेक्चर इसी सिस्टम से होगा, और इसी सिस्टम से हम पढ़ाने वाले हैं, जिस सिस्टम से हमने पिछली तासिकाओं में आपको पढ़ाया था, है ना। आप यदि चाहते हो कि मैडम गूगल क्लासरूम पर लिंक डालकर छोड़ दो, हम उसे देख लेंगे, तो यह हमसे नहीं होगा, क्योंकि महाविद्यालय भी यही चाहता है कि हमारे रेगुलर लेक्चर हो, इसी मोड पर हो, न कि गूगल क्लासरूम के मोड पर। इसलिए न हो क्योंकि आप लोगों से कम मिल नहीं सकते हैं, तो कम से कम डिस्कशन तो कर सकते हैं। जो सिलेबस का पॉइंट है, हर पॉइंट को हम पढ़ाकर डाल सकते थे, ऐसे भी डाल सकते थे, पीपीटी प्रेजेंटेशन करवा के आपको डाल सकते थे कि चलो गूगल क्लासरूम पे जाओ और देख लो। लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को हम कैसे समझें कि ये पॉइंट की ये समस्या इन बच्चों को आ रही है, तो डायरेक्टली अपन बात कर सकते ही इस प्लेटफॉर्म के जरिए। यदि हम जूम मीट के माध्यम से बात कर सकते हैं आपसे, तो कम से कम यहाँ पर आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। इस कारण मुझे वो सिस्टम गूगल क्लासरूम वाला फंडा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप तो रेगुलर करोगे ना लेक्चर, आपको कोई समस्या नहीं है ना? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है। तो कोई करे या ना करे, आपको जुड़ना है, आप फिर से एक बार उन बच्चों से कांटेक्ट करके देखिएगा, या हो सके तो अब मॉर्निंग में नहीं जुड़ते तो दोपहर में भी जूम मीट रखते तो बच्चे क्या जुड़ेंगे। हमने सर को भी आज मैसेज डाले हैं कि सर पिछले सप्ताह में भी हमने इस प्रकार की नोटिस डाली, लेक्चर्स लिए, लिंक छोड़ी, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। सर आज डालेंगे शायद, देखने के बाद, सर ने अभी तक नहीं देखा है, शायद सर भी किसी दूसरे लेक्चर में बिजी होंगे। तो सर को भी विनम्र गुजारिश की है, तो सर का मैसेज भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इंग्लिश के मैडम को भी हमने संदेश दिया था कि ये भी बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वो भी बच्चे नहीं जुड़ते हैं संत काव्य के, काव्य धारा के, तो उसके लिए भी आप लोगों को गुजारिश करनी थी। तो ये मतलब बहुत बैड सिचुएशन आ गई है कि किसी लेक्चरर को जुड़ने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना। मतलब घर पर है, हम लोग सभी सुरक्षित हैं, फिर भी इस प्रकार का उत्तरदायित्व ये लड़कियां करती है, तो ये बात अच्छी नहीं है बेटा, है ना। चलो ठीक है, जो जो मैं उनको कॉल मैम आज। हाँ बेटा, उनको बोल दो, आपका उत्तरदायित्व होता है कि आप उनसे बोलो, जमता है तो करो कॉल, मतलब होनी चाहिए। हमारा एक परिवार है और परिवार में क्या उनकी कोई, हो सकता है कि कोई लड़की बीमार हो सकता है कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कम से कम उनकी समस्याओं को तो अपन सॉल्व करें। नहीं अपन जा सकते हैं तो ठीक है शब्दों मैम। के माध्यम से सहायता तो कर सकते हैं, सहानुभूति तो व्यक्त कर सकते हैं। और इतना नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के बीच में, तो कम से कम लेक्चर को ज्वाइन होने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई हमारा उत्तरदायी तो नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है मैम। क्योंकि आपने देखा सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है और इतना भी सस्ता और आसान नहीं है कि आप उसे घर पर बैठकर समझ सकोगे। उसे समझने और समझाने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता होगी। और आपके पास यदि आप लोग ऐसा सोच रखते हो कि मैडम हमारे पास पुरानी नोट्स पड़ी हुई है, हम उसी से अध्ययन कर लेंगे और उसी से हमारा हो जाएगा, फिर इसके लिए क्षमा प्रार्थी है हम, और कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन हमें लगेगा
कि आप इस विषय को न्याय दे पाए, इसलिए आपको लेक्चर्स को अटेंड करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए ही नहीं सही, आपके विषय के को न्याय दो, विषय के लिए आपको लेक्चर्स को अटेंड करो। यही हमारी विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है आपसे कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लेक्चर्स के लिए ज्वाइन हो। आपके साथियों को आप निवेदन पहुंचाएं हमारा कि मैडम ने विनम्रता से आपको अनुग्रह किया है कि आप प्लीज लेक्चर्स को ज्वाइन हो जाओ। अब इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है कि हम लोग लेक्चर्स लेना चाहते हैं, घर पर बोला जाता है कि हमें लेक्चर्स लेना है, और यहाँ पे देखते तो बच्चे ही नहीं जुड़ते हैं और वेटिंग में बैठे रहते हैं, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, कोई नहीं जुड़ता है। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही, हम कहें कि लज्जास्पद फील होती है कि हमारे बच्चे जुड़ते नहीं हैं, है ना। तो प्लीज आप उन्हें बता दीजिएगा, जितने भी लोगों को आप जी मैम, कॉल आज कर बताती सकते हूँ हैं। उनको, ओके, आज बताती हूँ उनको। ठीक है बेटा, हम इंतजार करेंगे कल की तासिका में। अभी हमारा दूसरा लेक्चर भारतीय संत काव्य का है, 9:15 में होगा शायद वो लेक्चर आपका, तो उस लेक्चर में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ठीक है मैम। फिर से एक बार आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं बेटा कि कम से कम आप जुड़ी तो हम सिलेबस को आगे बढ़ाने में आपने हमारी सहायता पहुंचाई। धन्यवाद बेटा। कल से सुबह से 7:30 बजे करेंगे लेक्चर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।